वासंती द्वारा लिखी जयललिता की बायोग्राफी अम्मा में आज हम पढ़ेंगे इतिहास का निर्माण। वासंती लिखती हैं, जब तमिलनाडु में करुणानिधि सत्ता में आए तो यह माना जा रहा था कि वह श्रीलंका के मुद्दे पर जनता में दिल्ली विरोधी भावनाएं उभारने की कोशिश करेंगे। इससे जुड़ा कोई भी आंदोलन भारतीय शांति रक्षक बल IPKF द्वारा उत्तरी और पूर्वी श्रीलंका में उठाए जैसे बड़े कदमों को आलोचना का निशाना बनाता। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम LTTE और तमिलनाडु के राजनीतिक गुटों के बीच संपर्क उन 3 महीनों के दौरान खुलकर सामने आ गए जब MGR इलाज के लिए अमेरिका में थे। उसी अवधि में IPKF ने सैन्य उपायों से LTTE से निपटने का फैसला किया था। MGR LTTE से सहानुभूति रखते थे, लेकिन अलग इलम की उनकी मांग का समर्थन नहीं करते थे। जब LTTE MGR से संपर्क बनाने में नाकाम रही तो उसने करुणानिधि से राजनीतिक मदद की गुहार की। इसलिए MGR के निधन के बाद LTTE के DMK के और नजदीक आने का पूर्वानुमान था। उधर केंद्र सरकार LTTE पर सैन्य तौर तरीकों से काबू पाने के लिए प्रयासरत थी, ताकि उनके बिना शर्त आत्मसमर्पण करने का आधार तैयार किया जा सके। करुणानिधि ने खुद को हमेशा असली तमिल के रूप में पेश करने की कोशिश की थी। उनके विरोधी MGR की जड़ें मलयाली परिवार में थी, जबकि जयललिता कर्नाटक की ब्राह्मण थी। इसलिए उन्होंने श्रीलंका के तमिलों से खून का रिश्ता बताया और उन्हें इस मुद्दे के भावनात्मक प्रभाव का भी अंदाजा था। वह पहले ही सवाल उठा चुके थे, यदि केंद्र अलग स्वतंत्र राष्ट्र के लिए फलस्तीनियों के संघर्ष का समर्थन कर सकता है तो वह तमिल इलम के आंदोलन का समर्थन क्यों नहीं करता। जब वह 1989 में सत्ता में आए तो यह विचार तमिलनाडु सरकार का आधिकारिक दृष्टिकोण बन गया। तमिल उग्रवादियों के परस्पर विरोधी धड़े खुलेआम तमिलनाडु में सक्रिय थे, जहां उनके बीच झगड़े और गोलीबारी हुआ करती थी। आम जनता DMK और उसकी सरकार के खुले समर्थन से इन गुटों, खासकर LTTE के राज्य में तेजी से फैलते नेटवर्क को लेकर सशंकित थी। DMK और LTTE समर्थक संगठन जाफना में IPKF के अभियानों और सेना की ज्यादतियों को लेकर गुस्से में थे। करुणानिधि की लगातार शिकायतों के बीच कि भारतीय सेना लंका के तमिलों की रक्षा करने की जगह उनकी मौतों के लिए जिम्मेदार है, केंद्र की VP सिंह की सरकार ने IPKF को वापस बुला लिया। DMK VP सिंह सरकार की सहयोगी और भागीदार थी। DMK के एक सांसद V गोपाल स्वामी ने LTTE नेता प्रभाकरन से मुलाकात के लिए बिना पासपोर्ट वीजा के जाफना की एक पखवाड़े की गुप्त यात्रा की। जयललिता की अगुवाई में अन्ना द्रमुक ने करुणानिधि के इस्तीफे की मांग करते हुए केंद्र से DMK सरकार को बर्खास्त करने की अपील की, क्योंकि उनके अनुसार राज्य सरकार राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बन गई थी। लेकिन केंद्र ने जयललिता को कभी गंभीरता से नहीं लिया। 1990 के अंत में VP सिंह की सरकार गिर गई और चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। अब तमिलनाडु को LTTE के खतरे से बचाने के लिए करुणानिधि सरकार को बर्खास्त करने की जयललिता की मांग को कांग्रेस का भी समर्थन मिल गया। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जयललिता से उनके आवास पर मिलने के लिए अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के साथ तमिलनाडु आए। उन्होंने जानबूझकर करुणानिधि से मुलाकात नहीं की। करुणानिधि जान गए होंगे कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन वह अपने कदम पीछे खींचने के लिए तैयार नहीं थे। अंततः केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 358 का उपयोग करते हुए करुणानिधि की सरकार को बर्खास्त कर दिया। DMK सरकार का जाना जयललिता के लिए एक बड़ी हौसला अफजाई थी और उन्होंने इसे अपनी व्यक्तिगत जीत के रूप में देखा। वो आसन्न विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के साथ सीटों को लेकर समझौते के लिए सहमत हुई। इसी दौरान चंद्रशेखर की अल्पमत सरकार गिरने के साथ केंद्र की राजनीतिक अनिश्चितता भी खत्म हो गई और संसदीय चुनाव सामने आ गया। इसलिए तमिलनाडु में अब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ साथ होने थे। वासंती लिखते हैं, करुणानिधि न्याय की गुहार के साथ जनता के समक्ष जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन घटनाक्रम में ऐसा अप्रत्याशित बदलाव आया कि उनके सारे आंकलन धरे रह गए। मई 1991 में चेन्नई से 38 किलोमीटर दूर श्री पेरम्बदूर में एक चुनावी जनसभा में LTTE के एक आत्मघाती हमलावर ने कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गांधी की हत्या कर दी। जयललिता भी राज्य का तूफानी चुनावी दौरा कर रही थी। जब ये जाहिर हुआ कि कांग्रेस नेता की हत्या के पीछे LTTE है, तो उनकी त्वरित प्रतिक्रिया थी,
हमने पहले ही आगाह नहीं किया था। राजीव गांधी हत्याकांड पर जैन आयोग की रिपोर्ट में करुणानिधि को तमिलनाडु में आतंकवादियों के लिए उपयुक्त माहौल बनाने के लिए दोषी ठहराए जाने से पहले ही राज्य की जनता उन पर आरोप तय कर चुकी थी और उन्होंने मतों के जरिए उन्हें सत्ता से खदेड़कर अपना गुस्सा जाहिर किया। लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनावों में डीएमके को अपमानजनक पराजय का मुंह देखना पड़ा। वासंती आगे लिखती हैं, अन्नाद्रमुक की जयललिता विशाल बहुमत के साथ तमिलनाडु की सत्ता के लिए निर्वाचित हुई। इतिहास बन चुका था। वह तमिलनाडु की पहली निर्वाचित महिला मुख्यमंत्री बनी। राज्य की महिला विरोधी राजनीति में जिसने हर स्तर पर उन्हें तोड़ने का प्रयास किया। जयललिता के लिए यात्रा कठिन और अक्सर क्रूर साबित हुई थी। यह एक अन्य स्तर पर विलक्षण जीत थी, क्योंकि एक ब्राह्मण होते हुए वो एक द्रविड़ियन दल का नेतृत्व कर रही थी। तो कल हम पढ़ेंगे मैडम मुख्यमंत्री। फिर मिलते हैं कल।